साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अंसार स्कूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत। आज मैं ज़मीन मकान की रजिस्ट्री के संबंध में सरकार द्वारा किए गए एक छोटे से बदलाव को लेकर के एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। यह जो एपिसोड है आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो लोग ज़मीन और मकानों की रजिस्ट्री कराते रहते हैं, यानी ज़मीन और मकान खरीदते और बेचते रहते हैं। देखिए, ज़मीनों और मकानों की रजिस्ट्री के संबंध में क्या सामान्य नियम है, किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इन सब के बारे में आप जानते हैं। कुछ थोड़े से बदलाव हुए हैं, उसकी ही जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। देखिए, जो ज़मीनों की रजिस्ट्री के बारे में पूर्व का नियम था या पूर्व की जो स्थिति थी, उसमें किस तरह से क्रेता और विक्रेता के बीच में जो प्रतिफल होता था ज़मीन का, उसका लेन देन होता था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले आपको दे दूं और वर्तमान में स्थिति क्या है फिर उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, पूर्व में स्थिति क्या थी कि जो विक्रेता है उसके ज़मीन की जितनी कीमत है, उस कीमत का जो टोटल अमाउंट होता था उसमें से केवल 20,000 रुपया वो नगद प्राप्त कर सकता था, कैश प्राप्त कर सकता था। बाकी जितने पैसे होते थे वह वो अकाउंट के माध्यम से ही वह प्राप्त कर सकता था। अकाउंट के माध्यम से वो पैसे प्राप्त कर लिया, 20,000 रुपये तक अधिकतम नगद प्राप्त कर लिया। जब वह निबंधक के वहाँ रजिस्ट्री कराने जाता था तो वहाँ दोनों पक्षकार होते हैं, क्रेता भी होता है और विक्रेता भी होता है। वहाँ पे विक्रेता से पूछा जाता है कि क्या आपने जो ज़मीन या जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं उसका प्रतिफल या उसका कीमत आपने प्राप्त कर लिया है। वो कहता था जी मैंने प्राप्त कर लिया है। फिर उससे कहा जाता था कि क्या आपने सारा कीमत प्राप्त कर लिया है और किस रूप में प्राप्त किया है। यह बात वो बताता था कि मैंने 20,000 रुपये नगद प्राप्त कर लिया है या नहीं नगद प्राप्त किया है और बाकी पैसे मैंने अपने अकाउंट में मैंने प्राप्त कर लिया है, चाहे वह चेक के माध्यम से या आरटीजीएस के माध्यम से या जिस भी माध्यम से। इतना ही बात जैसे वह बताता था उप निबंधक कार्यालय में या निबंधक कार्यालय में उसका के ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती थी, यानी जो क्रय विक्रय है वह कार्य पूर्ण हो जाता था, उसका निष्पादन होता जाता था। देखिए, अब नियम में कुछ बदलाव हो गए हैं और जो नियम में बदलाव हुआ है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नियम में क्या बदलाव हुआ है, यानी वर्तमान स्थिति अब क्या हो गई है। देखिए, जहाँ तक कैश लेने देने की बात है वह एज इट इज है, यानी अब भी जितने आपके प्रॉपर्टी की कीमत है उसमें से केवल 20,000 रुपया कोई भी विक्रेता नगद प्राप्त कर सकता है और क्रेता उसे 20,000 रुपये तक ही नगद दे सकता है। बाकी जो भी अमाउंट होगा वह क्रेता विक्रेता के अकाउंट में भेजेगा या अकाउंट के माध्यम से उसे पेमेंट करेगा। अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करने का मतलब क्या हो गया? अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करने का मतलब हो गया या तो उसे चेक दे देगा या उसके अकाउंट में आरटीजीएस कर देगा या ऑनलाइन किसी भी मोड में उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। एक स्थिति यह हो गई। बदलाव क्या हो गया है? जब वह निबंधक कार्यालय में जाएगा यानी रजिस्ट्री ऑफिस में जब वो जाएगा तो वहाँ क्रेता होगा और विक्रेता होगा। अब विक्रेता जो होगा उससे वहाँ पूछा जाएगा कि क्या आपने अपने ज़मीन की या जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसकी कीमत प्राप्त कर ली है। वह कहेगा यस मैंने प्राप्त कर ली है। तो पूछा जाएगा आपने कैसे प्राप्त कर लिया है। वो बताएगा कि हाँ मैंने कुछ नगद प्राप्त कर लिया, यानी 20,000 रुपये तक नगद प्राप्त कर लिया है और बाकी मैंने अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त किया है। अब केवल इतने से काम नहीं चलेगा। अब वहाँ पे
बैंक अकाउंट में आपने किस मोड में प्राप्त किया है, किस बैंक अकाउंट में प्राप्त किया है, उसका एक प्रूफ आपको देना होगा। अगर चेक के माध्यम से प्राप्त किया है तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त किया है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है जिस भी माध्यम से आपने प्राप्त किया है उसकी एक कॉपी आपको वहाँ दिखानी होगी, और तभी आपकी क्रय विक्रय की जो रजिस्ट्री होगी वह वहाँ पे होगी। बिना यह प्रूफ दिखाए कि आपने पैसा प्राप्त कर लिया है, किस अकाउंट में प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है, आपके ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी, यानी आपका क्रय विक्रय पूर्ण नहीं होगा। एक बात। दूसरा क्या बदलाव हो गया है? दूसरा बदलाव ये हुआ है कि पहले होता क्या था कि क्रेता और विक्रेता, जो क्रेता होता था वो अपने सगे संबंधियों के माध्यम से, अपने दोस्त के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से विक्रेता के अकाउंट में पैसा भेज देता था। मान लीजिए कुछ अपने अकाउंट से भेज दिया, कुछ अपने किसी दोस्त के अकाउंट से भेज दिया, कुछ अपने किसी परिवार के अन्य सगी संबंधी के अकाउंट के माध्यम से भेज दिया। इस तरह से उसका पैसा उसके अकाउंट में भेज। इस नियम में अब बदलाव हो गया है, अर्थात अब जो लेन देन का जो संव्यवहार है वह केवल क्रेता और विक्रेता के बीच में होगा। कहने का मतलब ये है क्रेता अब केवल और केवल अपने अकाउंट से विक्रेता के अकाउंट में पैसा भेजेगा। वह किसी सगे संबंधी, किसी दोस्त हित या किसी परिचित या परिवार के किसी अन्य सदस्य के अकाउंट के माध्यम से वह विक्रेता के अकाउंट में पैसा नहीं भेजेगा, जैसा कि पहले होता था। किसी दोस्त के माध्यम से, सगे संबंधी के माध्यम से, परिवार के किसी सदस्य के अकाउंट के माध्यम से विक्रेता के अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता था। अब ऐसा संभव नहीं है। इसी तरह जो विक्रेता होगा वह केवल और केवल अपने अकाउंट में पैसा प्राप्त करेगा, किसी अन्य के अकाउंट में वह पैसा नहीं प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब यह है क्रेता अपने अकाउंट से पैसा भेजेगा और विक्रेता अपने अकाउंट में पैसा प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा। प्रश्न यह होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ले रहा है या बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी ले रहा है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस नियम में कुछ ढील दी गई है। नियम में ढील कुछ यूँ दी गई है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने अकाउंट से विक्रेता को पैसा पेमेंट कर सकता है, बशर्ते कि उसे इस बात का एक सबूत, एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वे पति पत्नी हैं। अर्थात वे चाहें तो अपने मैरिज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर सकते हैं या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें उन दोनों का नाम पति पत्नी के रूप में दर्शित किया गया है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें पति पत्नी के रूप में एक दूसरे का नाम दर्शित होता है। जैसे आप सपोज करिए कि वोटर कार्ड जो होता है उसमें पति पत्नी के संबंधों को दर्शाते हुए नामांकित होता है। इसी तरह कई अन्य डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें पति पत्नी के संबंधों को दर्शाते हुए नामों का वर्णन होता है। यानी कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र वह रजिस्ट्री कार्यालय में प्रस्तुत करेगा जिससे यह स्पष्ट हो कि वे पति पत्नी हों या साबित कर रहा हो वह डॉक्यूमेंट कि वे पति पत्नी हैं। तभी वह अपने अकाउंट से विक्रेता के अकाउंट में पैसा भेज सकता है। देखिए, ये बड़े छोटे मोटे बदलाव हैं, लेकिन जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि जो छोटा मोटा बदलाव है, चूँकि आप सभी लोग ज़मीनों का क्रय विक्रय का संव्यवहार करते रहते हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी ज़रूरी है। जब भी आप रजिस्ट्री कार्यालय में जाएं, निबंधक के कार्यालय में जाएं रजिस्ट्री करने या कराने, तो इन सब बातों का ख्याल रखें और पहले यह स्पष्ट कर लें, तय कर लें कि क्या इन सब चीज़ों को हमने फुलफिल किया है। अगर आपको यह मेरा छोटा सा एपिसोड पसंद आया हो
तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, जिससे इस तरह की जानकारी मैं और आपके सामने लेकर के आता रहूं। यह जो एपिसोड है वह आम जन के लिए था, जो जनरली संपत्तियों का क्रय विक्रय हम लोगों के द्वारा किया जाता है, तो यह जानकारी होना बहुत ज़रूरी था। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।